हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हमारे वेक्टर्स अर्थात सदिश का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। इसके पहले इस इंपॉर्टेंट चैप्टर के बेसिस पे हमने आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर प्रोवाइड कराया था, जो इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा, समझा होगा और उसकी नोट्स भी प्रिपेयर कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है सदिशों के मुख्य प्रकार अर्थात प्रिंसिपल या मेन काइंड्स आर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सदिशों के मुख्य प्रकार के बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और कुछ छोटी छोटी चीजें देखो, केवल प्रकार की डेफिनेशन लर्न कर लेना, उनका रिप्रेजेंटेशन लर्न कर लेना, यही बड़ी बात नहीं है। अगर आप वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो वेक्टर्स की वास्तविकता को समझना बहुत ही जरूरी है कि शून्य सदिश क्या होता है, एकांक सदिश क्या होता है, शून्य सदिश निकाला कैसे जाएगा, एकांक सदिश निकाला कैसे जाएगा, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, इसका किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे अपने सिलेबस में, ये सारी की सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। खूब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और नोट्स जरूर जरूर तैयार करिएगा। और अभी तक लेक्चर को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दो, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पर जुड़ सकें। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सदिशों के प्रकार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्या? सदिशों के मुख्य प्रकार कह सकते हैं, सदिशों के मुख्य प्रकार। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सदिशों के मुख्य प्रकार। आप यहां कह सकते हैं मेन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, मेन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, मेन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें से पहला प्रकार जो हम लोगों को पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स, को बोला जाता है शून्य सदिश। क्या कहा जाएगा? शून्य सदिश। देखो, ये सारी डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए खूब ध्यान से समझिएगा। शून्य सदिश जिसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स जीरो वेक्टर। क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। और इसको डियर स्टूडेंट्स नल वेक्टर भी बोला जाता है। शून्य सदिश या जीरो वेक्टर हम लोग कह सकते हैं, या इसी को डियर स्टूडेंट्स नल वेक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड शून्य हो, उसी को डियर स्टूडेंट्स शून्य सदिश के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे यहां पर? हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो डियर स्टूडेंट्स, जिसका परिमाण, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से सुनते चलिएगा। ऐसा सदिश जिसका परिमाण मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? मैग्नीट्यूड ना। ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण डियर स्टूडेंट्स कितना हो? शून्य हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य सदिश बोलेंगे। शून्य सदिश अर्थात उसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर परिमाण शून्य हो जाएगा। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसको कैसे दिखाया जाता है, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स। जो शून्य सदिश होता है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कहीं पर अगर शून्य सदिश रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, तो उसको देख करके हम कैसे जानेंगे कि ये हमारा शून्य सदिश है। तो डियर स्टूडेंट्स, शून्य सदिश को हमेशा ऐसे वेक्टर जीरो से दिखाया जाता है, या इसको ऐसे वेक्टर ए से दिखाया जाएगा, या इसको वेक्टर बी से दिखाया जाएगा, या इसको वेक्टर सी से दिखाया जाएगा। इसका मतलब क्या है सर? वेक्टर ए क्या मतलब है, वेक्टर बी का क्या मतलब है, वेक्टर सी का क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है कि हम जिस वेक्टर के बात कर रहे हैं, जिस सदिश की बात कर रहे हैं, उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है। कल आपको बताया गया था कि जो हमारा वेक्टर होता है उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट द्वारा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है, इसकी जो लंबाई होती है डियर स्टूडेंट्स, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, इसके परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स इसका परिमाण, इसका मैग्नीट्यूड इतना है।
आप खुद से सोचो, अगर हमारा कोई सदिश, कोई वेक्टर ऐसा है जिसका परिमाण शून्य है, तो इस लाइन की लेंथ क्या होगी? शून्य होगी। शून्य होगी अर्थात वो एक पॉइंट होगा, इसलिए वो पॉइंट वही केवल पॉइंट होगा, तो इसलिए उसको ए से, बी से, सी से, आदि से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट कि शून्य सदिश अर्थात जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाने वाली डेफिनेशन है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आइए दूसरे प्रकार के सदिश के बारे में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिस सदिश का नाम होता है एकांक सदिश। एकांक सदिश समझते चलना डियर स्टूडेंट्स। एकांक सदिश जिसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर। क्या बोला जाएगा सर? यूनिट वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, एकांक सदिश अर्थात यूनिट वेक्टर। ये कैसे सदिश होता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर यही है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वेक्टर ये है डियर स्टूडेंट्स। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और अगर हमें कोई सदिश दिया गया हो, अगर हमें कोई वेक्टर दिया गया हो और हमें उसी के डायरेक्शन में या उसी का हमने क्या करना हो, एकांक सदिश निकालना हो अर्थात यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो हम लोग उसको कैसे निकालते हैं ये भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करना चाहें तो हम यहाँ बोलते हैं सिंपली कि ऐसा सदिश, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ऐसा सदिश जिसका परिमाण, ध्यान देना, जिसका परिमाण जो है ना डियर स्टूडेंट्स वो कितना होना चाहिए? जिसका परिमाण एक हो, केवल और केवल एक हो, वही क्या कहलाएगा? एकांक सदिश कहलाएगा। एकांक सदिश, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। समझ आ रही है बातें? ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो डियर स्टूडेंट्स? कितना हो? 1 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर के नाम से जानेंगे। जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं आप लोगों को। एग्जांपल देखिएगा, कोई एग्जांपल जरूर देखना है हमको। एग्जांपल देखिएगा, जैसे डियर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं 1/√3i प्लस 1/√3 जे कैप, है ना, और प्लस 1/√3 के कैप। ये हमारे पास एक वेक्टर है, सही है। अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको सिखाया गया है कि √1/√3 का ऐसे स्क्वायर करोगे, प्लस फिर 1/√3 का स्क्वायर करोगे, फिर 1/√3 का क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स? स्क्वायर करोगे ना। एक्स आई का कॉफिशिएंट प्लस जे का और प्लस के का स्क्वायर कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे देखो 1 1 1 1 3 आएगा और नीचे भी √3 का स्क्वायर 3, फाइनली आपको कितना मिल जाएगा? 1। तो ये जो सदिश, ये जो वेक्टर आपके सामने हमने लिखा था, यह वेक्टर कैसा वेक्टर होगा सर? यूनिट वेक्टर होगा, एकांक सदिश होगा, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मापांक है डियर स्टूडेंट्स, वो आप लोग बहुत ही इजीली देख पा रहे हैं कि इसका मापांक कितना है? 1 है। अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं इसके नोटेशन की कि सर जो हमारा एकांक सदिश होता है, जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए अभी जो हमने वेक्टर लिखा था उसको हम वेक्टर ए से दिखा लें, तो वेक्टर ए इक्वल टू 1/√3i कैप, ठीक है, प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, ये हमारा था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मेरा वेक्टर ए है, अगर ये एकांक सदिश है, आप कह सकते हैं इफ हमारे पास कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है डियर स्टूडेंट्स 1 है, देन आप इसको वेक्टर ऐसे ए कैप से दिखाओगे। समझ आ रहा है? जैसे हमारा कोई सदिश ए बी है और वो कौन सा सदिश है? एकांक सदिश, उसके ऊपर ऐसे कैप लगाया जाएगा। बी है तो बी कैप, सी है तो सी कैप, डी है तो डी कैप। मींस एकांक सदिश को हमेशा कैप से दिखाया जाता है। ये लांबिक एकांक सदिश है, इसलिए इनको आई कैप, जे कैप और के कैप से दिखाया जाता है। ऊपर जो ऐसे लगेगा उसको क्या बोलेंगे? कैप बोलेंगे। तो ये इसका नोटेशन हो गया। समझ में आ गई बातें? तो आप लोग ये समझ गए एकांक सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण अर्थात जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, वो एकांक सदिश कहलाएगा। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने दिया, आपको वो समझ में आ गया। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि एकांक सदिश को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब बात होती है डियर स्टूडेंट्स कि अगर मान लो हमें कोई सदिश दिया गया हो, कोई वेक्टर दिया गया हो और हमें उस वेक्टर का क्या निकालना हो? एकांक सदिश निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो आप कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इफ वेक्टर ए इज एनी वेक्टर, ए इज एनी वेक्टर माने वेक्टर ए जो है वो कोई वेक्टर है, देन अगर हमें ए कैप निकालना है तो उसका फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ध्यान से समझिएगा, पहले ये फार्मूला होता क्यों है सर?
देखो हमारे पास अगर कोई वेक्टर ए है, मेरे पास कोई सदिश अगर ए है तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ, यही तो होगा उसका मैग्नीट्यूड। अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा डियर स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, 1। और अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो कौन सा सदिश हो जाएगा, एकांक सदिश हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए कि आपको वेक्टर ए इक्वल टू दे दिया गया 2i कैप, ठीक है, प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। अब आपसे कह रहा है कि भैया इसी के डायरेक्शन में आप a कैप को फाइंड करिए। तो कैसे करेंगे, पहले आप मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे सर, √2 का स्क्वायर होगा प्लस 3 का स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर होगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, ठीक है, 9 और 4 13 और 1 14, √14 आपको मिल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जब आपको ये मिल जाएगा तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको निकालना है डियर स्टूडेंट्स क्या, इसके बाद आपको निकालना है ए कैप। ए कैप का फार्मूला है सर वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए, सही है। ये आपका वेक्टर ए कहाँ था, देखिए ध्यान से, 2i कैप प्लस 3j कैप है ना, और प्लस k कैप। इसी को आप किससे भाग दोगे डियर स्टूडेंट्स, √14 से भाग दे दोगे। तो फाइनली आपको जो ए कैप मिलेगा वो मिल जाएगा कितना, 2 अपान √14 i कैप प्लस 3 अपान √14 j कैप प्लस 1 अपान √14 डियर स्टूडेंट्स k कैप। आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कोई सदिश दिया गया होगा, अगर हमें कोई वेक्टर दिया गया होगा तो हम लोग किस तरीके से उसका यूनिट वेक्टर उसी के डायरेक्शन में फाइंड करेंगे। सिंपल सा फार्मूला आपके सामने लिख दिया गया है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है और हमें उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम उसको उसके मॉडुलस से, उसके मापांक से भाग दे देते हैं और हमें क्या होता है, उसका यूनिट वेक्टर डियर स्टूडेंट्स मिल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया होगा, फटाफट से आप लोग नोट करिए। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के वेक्टर्स के बारे में। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए खूब ध्यान से समझना। डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट ट्रेंड, सह अदिम सदिश। सह अदिम सदिश, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स को इनिशियल वेक्टर्स। सह अदिम सदिश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, को इनिशियल वेक्टर्स। ध्यान समझना। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं। सह अदिम सदिश हम किसे कहते हैं, ऐसे कौन से सदिश होते हैं जिनको हम सह अदिम कहते हैं। देखो को इनिशियल का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ऐसे कोई एक वेक्टर बना दिया, ये हमारा वेक्टर ए है, और एक कोई दूसरा हमने यहाँ वेक्टर बना दिया जो हमारा वेक्टर बी है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट, या जिसको हम लोग प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। इनिशियल पॉइंट या क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। तो आप देख पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, आप देख पाएंगे कि इन दोनों वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, फिक्स है, एक ही है। इसीलिए इनको को इनिशियल वेक्टर या इनको सह अदिम सदिश के नाम से जाना जाता है। ऐसे सदिश, ऐसे वेक्टर्स जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक ही हो, फिक्स हो, वो क्या कहलाता है, सह अदिम सदिश या को इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसे एक समांतर त्रिभुज अर्थात पैरेललोग्राम बना दिया इस तरीके से, इसका नाम हमने रख दिया डियर स्टूडेंट्स ए बी सी और डी, ठीक है। अब इसमें एक सदिश मान लो वेक्टर ए बी है, एक वेक्टर ए डी है, तो हमारा वेक्टर ए बी और तथा वेक्टर एडी जो हैं वो क्या कहलाएंगे, को इनिशियल कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट से यहाँ पर निकल रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सह अदिम सदिश अर्थात को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं। अगला है डियर स्टूडेंट्स हमारा संरेख सदिश। क्या, संरेख सदिश, संरेख सदिश, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर, एक ही रेखा में जो हो, या आप कह सकते हैं कोलिनियर वेक्टर्स इसको बोलते हैं, संरेख सदिश बोलते हैं ना बच्चों। क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे दो सदिश जिनकी जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो एक दूसरे के समांतर हों और एक ही दिशा में हो तो उनको बोला जाएगा संरेख सदिश। जैसे ये हमारे पास एक कोई सदिश है, मान लो ये वेक्टर ए बी है, और एक सदिश और यहाँ हमने बना दिया, ये वेक्टर क्या है डियर स्टूडेंट, सी डी है।
तो यहाँ पर वेक्टर ए बी एक बना हुआ है और एक बना है वेक्टर सी डी। ये दोनों के दोनों सदिश जो है वो क्या है, संरेख हैं। कह सकते हैं कि ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जो केवल एक ही रेखा के सदैव समांतर हों या एक दूसरे के अगर वो समांतर हों, तो इस प्रकार के सदिश को हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, संरेख सदिश बोलते हैं। इसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स के नाम से जानते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण सदिश और आप लोगों ने सीख लिया, एक था संरेख सदिश और एक था सह अधीन सदिश। चलिए अगला सदिश देखते हैं। अगला सदिश जो है डियर स्टूडेंट्स उसका नाम है समान सदिश। इसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। जितने भी प्रकार के सदिश यहाँ पर मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, उन सभी के सभी सदिशों को आप लोगों को नोट जरूर से जरूर कर लेना है और इनकी डेफिनेशन को याद कर लेना है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सभी के सभी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि समान सदिश क्या होता है। समान सदिश, समान सदिश डियर स्टूडेंट जिसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। ऐसे कौन से सदिश हैं जो समान कहलाएंगे। दो सदिश को हम लोग कब बराबर कह सकते हैं, यहाँ हम लोग ये सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, नंबर पहली चीज ये है कि ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण समान हो। परिमाण क्या हो, समान होना चाहिए, मीन्स मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। दूसरी चीज ये है डियर स्टूडेंट कि संरेख होने चाहिए। अगर वो संरेख है और क्या है, उनका परिमाण समान है, तो उस सिचुएशन में उन दोनों सदिशों को हम क्या कह सकते हैं, समान सदिश कह सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर एक बना लिया पैरालेलोग्राम जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, देख रहे हैं। अब मान लो एक वेक्टर ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर वेक्टर ए डी को देखो और वेक्टर बी सी को देखो। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारा जो वेक्टर ए डी होगा ना, वो वेक्टर बी सी के बराबर होगा। सर क्यों बराबर होगा, उसका रीजन ये है कि दोनों एक ही रेखा में हैं, एक दूसरे के समांतर भी हैं, साथ ही साथ इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बच्चों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए वेक्टर ए डी बराबर वेक्टर बी सी यहाँ पर कहा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर वेक्टर ए बी बराबर हम वेक्टर डी सी भी डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए दोनों संरेख भी हैं और इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। उसका रीजन क्या है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्लियर हो गई बातें। यहाँ पर एक छोटा सा नोट पॉइंट आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो मैं आपको नोट करा रहा हूं। इसका यूज होगा आगे चल के, मैथ्स में भी होता है और फिजिक्स में भी होता है। डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो हैं, माने दो सदिश दिए हैं, कौन कौन, ए और बी, और डियर स्टूडेंट्स दोनों सदिश क्या है, संरेख हैं, कोलिनियर हैं, तो हम वेक्टर ए को लैम्डा वेक्टर बी के बराबर लिख सकते हैं, या जरूरत पड़े तो वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए भी लिखा जा सकता है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे लिखा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स दोनों कोलिनियर हैं, संरेख हैं, माने एक ही दिशा, उनकी दिशा समान है और एक दूसरे के समांतर भी हैं, केवल उसमें उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, उनका परिमाण, उनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर नहीं है। तो अगर उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, उनका परिमाण बराबर हो जाएगा, तो हम उन दोनों के दोनों सदिशों को आपस में बराबर कह सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो लैम्डा क्या है, यहाँ पर जिस लैम्डा से मैं गुणा करने की बात कर रहा हूँ, ये लैम्डा डियर स्टूडेंट्स क्या है, एक अचर राशि, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और हमें केवल इसके मैग्नीट्यूड को बराबर करना है, बाकी सारी चीजें तो अपने आप बराबर हैं ही। इसलिए जब किसी अचर से किसी कांस्टेंट से इसमें या इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों वेक्टर्स को हम इक्वल लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ्स में भी यूज होगा और फिजिक्स में भी यूज होगा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों डियर स्टूडेंट्स क्या हैं, संरेख हैं, तो इन दैट केस आप वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी वहां पर लिख सकते हैं, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को हम लोग सदिश को समान बना करके लिख सकते हैं, ऐसी कोई वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला सदिश देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ऋणात्मक सदिश, निगेटिव वेक्टर क्या होता है, ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश जिसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स निगेटिव वेक्टर्स, क्या बोलेंगे, निगेटिव वेक्टर या निगेटिव वेक्टर्स हम लोग कह सकते हैं। वेक्टर जो है वो निगेटिव कब कहलाएगा, ऋणात्मक कब कहलाएगा। ये स्टूडेंट देखो, जैसे मान लो यहाँ पर हमने बनाया एक वेक्टर ए बी, सही है,
तो वेक्टर ए बी हमने बनाया, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, इस वेक्टर का कुछ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और इसकी डायरेक्शन तो आपको दिख ही रही है कि सर इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी दिशा क्या है, सही है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम वेक्टर ए बी ना लिख करके इसको वेक्टर बी ए बोल दें, ध्यान दो, अगर हम वेक्टर ए बी ना बोल करके इसको क्या बोल दें, वेक्टर बी ए बोल दें, इन दैट केस क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, नो सर। डायरेक्शन चेंज हुई, यस सर, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगा। तो डायरेक्शन के बदलने से यहाँ पर हमारा जो वेक्टर ए बी होगा वो माइनस वेक्टर बी ए के डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यही जो बी ए है वो ए बी का क्या कहलाएगा, निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, बात समझ में आ रही है। मींस अगर हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को, उसकी दिशा को बदल देते हैं तो उसकी दिशा को, उसके डायरेक्शन को बदल देने से उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में होगा डियर स्टूडेंट्स तो कहाँ हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अभी इस लेक्चर में हमने आपके साथ वेक्टर्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। जिस टाइप में हमने आपको बताया कि शून्य सदिश अर्थात यूनिट वेक्टर क्या होता है, शून्य सदिश अर्थात जीरो या नल वेक्टर उसको कहते हैं, क्या होता है हमने आपके साथ डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने यूनिट वेक्टर के बारे में अर्थात एकांक सदिश के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं हमने उसके साथ डिस्कस किया। साथ ही साथ समान सदिश क्या होते हैं, समरेख सदिश क्या होते हैं, निगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं जिसको हम ऋणात्मक सदिश कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की और आपको पूरी तरीके जरूर समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको ध्यान देने वो की बातें क्या है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाली है। नंबर पहली चीज एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मैंने आपको समझाया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, एकांक सदिश क्या होता है, एकक सदिश क्या होता है, सबका एक ही नाम है, वही एक ही नाम से इनको बुलाया जाता है। तो बताया गया कि ऐसा सदिश, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जिनका परिमाण 1 होगा, उनको हम एकांक सदिश कहते हैं। यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर, कोई भी सदिश दिया गया होगा और हमको उसी की दिशा में कोई सदिश लिखना होगा, एकांक सदिश, तो क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें उसका एकांक सदिश मिल जाता है, सही है। समान सदिश के लिए एक स्पेशल कंडीशन मैंने बताई कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी, हमारे पास दो वेक्टर हैं जो संरेख हैं, तो अगर हम उनको बराबर लिखना चाहते हैं तो वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी हम लिख सकते हैं। उसके पीछे रीजन क्या था ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब छोटी छोटी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, जिन क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कहता है कि हमारे पास कोई वेक्टर दिया है, थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, कह रहा है कोई वेक्टर ए दिया है जो 2i कैफ है डियर स्टूडेंट्स प्लस 3j कैफ है प्लस 4k कैफ है। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि ये हमारे पास दो सदिश, दो वेक्टर दिए गए हैं। कहता है इसी के संरेख या इसी के अनुदिश एक सदिश लिखिए, इसी के अनुदिश या इसी के संरेख एक सदिश लिखिए। तो इसी के अनुदिश या इसी की रेखा में आप कोई सदिश कैसे लिख पाएंगे डियर स्टूडेंट्स। इसकी कुछ डायरेक्शन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसकी कुछ क्या है, डायरेक्शन है, और इसका कुछ क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसका कुछ डायरेक्शन है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है। जो वेक्टर हमारे सामने लिखा हुआ है इसकी कुछ दिशा है और इसका कुछ परिमाण है, इसका कुछ डायरेक्शन, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इसी के अनुदिश लिखिए, इसी क्या लिखिए, अनुदिश लिखिए, या इसी के समरेख में लिखिए, इसी की रेखा में लिखिए। तो इसके अनुदिश लिखने का मतलब ये है कि ये जो वेक्टर हमारे सामने दिया है इस वेक्टर का डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, ये जो वेक्टर आपके सामने दिया है ना, इसको 2 से 3 से किसी से भी गुणा कर दो। जैसे हमने इस पूरे वेक्टर को 2 से गुणा कर दिया तो हो जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। डियर स्टूडेंट्स ये और ये दोनों वेक्टर समरेख भी हैं, समदिश भी हैं, बस इनका मैग्नीट्यूड नहीं बराबर है, इसलिए इन दोनों सदिशों को हम इक्वल नहीं कह सकते। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है क्या सर, एक सदिश दे दिया गया, कहा जाएगा उसी के अनुदिश, उसी की दिशा में एक सदिश लिखिए। तो कैसे लिखेंगे आप लोग, आराम से क्या करेंगे, आप उसको किसी एक अदिश राशि से, किसी एक कांस्टेंट क्वांटिटी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से आपको उसी की दिशा में आपको दूसरा सदिश मिल जाएगा। अगला टॉपिक देखिएगा, जैसे कहेगा 2x प्लस 4y, ठीक है, प्लस 8z, ये तो xy ले लिया हमने, एक काम करो आप ऐसे लिखोगे, जैसे लिख दिए 2i कैप डियर स्टूडेंट्स और प्लस यहाँ लिख दिए मतलब 3j कैप और प्लस
मान लीजिए यहाँ पे मिल गया 7k कैप, है ना। ये आपके पास एक वेक्टर दिया है a और एक वेक्टर आपको दे दिया गया, मान लीजिए कि i कैप प्लस, ठीक है, i कैप दे दिया गया, या एक काम करते हैं यहाँ पर 4i कैप लिख लेते हैं, यहाँ पे 6j कैप लिख लेते हैं, प्लस यहाँ 14k कैप लिख लेते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से दो वेक्टर दिया है, वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, वेक्टर भी आपको 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 14k कैप दिया है, कहेगा इनको दिखाओ कि समरेख है। तो इस सिचुएशन में देखो ये रेशियो निकालोगे आप, इसको x1 या इसको x1 x2 कह दो या a1 a2 कह दो, a1 अपान a2 आप निकाल लीजिएगा। यहां से आपको 2/4 मीन्स कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। अगर यहां से b1 अपान b2 निकालने के लिए बोलेगा तो 3/6 निकालोगे 1/2 मिलेगा। फिर c1 अपान c2 निकालोगे 7 बाई कितना मिलेगा 14, तो c1 अपान c2 भी कितना 1/2 ही मिल जाएगा। तो देखो सब में रेशियो क्या है, समान है, सब में रेशियो समान है, सभी में समान अनुपात प्राप्त हो रहा है। तो जब सभी में समान अनुपात प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट्स, उस सिचुएशन में यह बोला जाता है कि ये दोनों सदिश, ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, समरेख हैं, कोलिनियर हैं, एक ही दिशा में है। समझ में आई बातें। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया है सदिशों के बारे में, आशा करते हैं कि वो सारे के सारे टॉपिक आपको 100% समझ में आ गए होंगे, आपके माइंड में कहीं अब किसी प्रकार का डाउट नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। उसके पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मैं आपके लिए निरंतर अथक प्रयास कर रहा हूँ, लगातार मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आपके डेडिकेशन की संपूर्ण आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा लापरवाही करने लगते हैं जिससे हमारा भी मन नहीं लग पाता है, इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि टाइमली आप लोग आकर के क्लास को अटेंड करिए, लेक्चर्स को सीखिए, और जो आपके लिए ये सब सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। ऑल द बेस्ट।